हजार की एसआईपी चल रही हैं, जिसमें यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप, आईसीआईसी प्रू टेक, नवी नेस्डेक 100, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पीजीएम इंडिया मिड कैप, एसबीआई फोकस, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप। तो फंड्स का डुप्लीकेशन तो है काफी, ऑल्दो फंड हाउसेस का वेरिएशन है। स्मॉल कैप के 3 फंड्स इन्होंने रखे हुए हैं। तो बताइए कुछ चेंजेस करने हैं, ऐसे के साथ कंटिन्यू करें? जी दीपाली जी, पहली बात तो ये है, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि इनके टारगेट्स काफी एग्रेसिव हैं। ये 32,000 की एसआईपी करते हैं और अगर मैं 12% की रिटर्न मानूं तो इनको 75,000 रुपए की मंथली एसआईपी करनी होगी। तो 80-20 का अगर कोई डेट और इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाए तो 12% की उम्मीद करना रीजनेबल होगा मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म में। तो अपनी एसआईपी बढ़ाना जरूरी है इनको और 75,000 पे लेके जाना पड़ेगा, या तो फिर स्टेप्स में 10% इंक्रीज करके। पॉइंट 1। पॉइंट 2, इनकी स्कीम्स जैसे आपने कहा काफी डुप्लीकेशन है और काफी ज्यादा फ्लैम्बॉयंट है इनके पोर्टफोलियो में। नवी का नैस्डैक 100 फंड है, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा था तो काफी लोग रेकमेंड भी कर रहे थे और इन्वेस्टर खुद से भी खरीद रहे थे नैस्डैक फंड। अब नैस्डैक में जो खाली टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं तो उसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब रही है। तो मैं कहूंगा कि यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड्स को हटा सकते हैं। आईसीआईसीआई टेक्नोलॉजी फंड भी एक सेक्टर फंड है, इतने रिस्क की आपको जरूरत ही नहीं है। नवी का नैस्डैक फंड एग्जिट करना है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एग्जिट करना है, मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप एग्जिट करना है, एक्सिस मिड कैप एग्जिट करने की रिकमेंडेशन होगी जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जो पोर्टफोलियो में आपको शामिल करने हैं वही स्कीम्स हैं, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप और कैनरा रेबेको फ्लेक्सी कैप। ये इनको अगर आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे तो एक स्कीम कम होगी, बट आई थिंक थोड़ी ड्यूप्लीकेशन कम होगी बिकॉज यू डोंट हैव कॉन्ट्रा कैटेगरी। और स्मॉल कैप की तीनों को अभी मैंने होल्ड पे रखा है दीपाली जी एज अ रिकमेंडेशन, क्योंकि स्मॉल कैप में पोटेंशियल है और उसकी अंडर परफॉर्मेंस हो चुकी है। तो आई विल वेट फॉर अ व्हाइल फॉर एग्जिटिंग स्मॉल कैप्स। ओके, ठीक है। तो 2 स्मॉल कैप फंड्स फिलहाल रखिए, लेकिन चेंजेस आपको सजेस्ट किए गए हैं। कुछ फंड्स हैं जिनसे आपको निकलना है, जो आप नोट भी कर सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। कुछ फंड्स आपको फिरोजी ने सजेस्ट भी किए हैं, जिसमें ब्लू चिप, कॉन्ट्रा, फ्लेक्सी कैप फंड्स शामिल हैं। एक और सवाल स्वप्निल कलील ने भेजा जम्मू से, पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया जाए और पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग का रूल क्या है, कैसे बनाया जाए? तो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि जब ये अपनी इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत करें तो कैसे करें, किन फंड्स के साथ करें, कहाँ कहाँ डाइवर्सिफिकेशन ये रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पहला कदम क्या होना चाहिए। तो योर मनी तो बताता है ये सब बातें। बताइए फिरोज जी, क्या सजेशंस इनके लिए? ये बहुत ब्रॉड क्वेश्चन है स्वप्निल का, विच वी शुड ट्राई एंड आंसर। दीपाल जी, पहला कदम ये होता है कि निवेशक को ये समझना चाहिए कि 4 एसेट्स कौन सी हैं जिसका वो प्रयोग करने वाले हैं। इक्विटी, डेट, रियल एस्टेट और कमोडिटी या प्रेशियस मेटल, ये 4 एसेट्स हैं। ये 4 एसेट पे पार्टिसिपेट करने के कई सारे जरिए हैं। फॉर एग्जांपल इक्विटी में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं। अगर आप बड़े एचएनआई क्लाइंट है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी कर सकते हैं। तो इक्विटी एक बहुत बेहतरीन एसेट क्लास है हमारे हिसाब से 5-10 साल के टाइम फ्रेम्स के लिए। उसमें डायरेक्ट इक्विटी ना करें, पीएमएस ना करें। म्यूचुअल फंड एक ट्राइड टेस्टेड 30 ईयर पुराना मेथड है। प्राइवेटाइज म्यूचुअल फंड्स आर 31 ईयर्स और 30 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। उस म्यूचुअल फंड का प्रयोग करें, दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, डेट में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए एफडीज कर सकते हैं, पीपीएफ कर सकते हैं, ईपीएफ कर सकते हैं और डेट फंड्स कर सकते हैं। एफडी ना करें, पीपीएफ, ईपीएफ और डेट फंड्स करें। ये सेकंड, ये बुनियाद बनानी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूं दीपाली जी। कमोडिटीज में सिर्फ गोल्ड में निवेश करें, क्योंकि बाकी कमोडिटीज काफी रिस्की होती हैं। बेस मेटल, जिंक, निकल, ये सब जो है बहुत वॉलेटाइल होती है, तो सिर्फ गोल्ड पे तवज्जो रख सकते हैं आप। रियल एस्टेट ऑफ कोर्स प्रयोग के लिए यूज करें और इन्वेस्टमेंट के लिए ना करें। ये क्लैरिटी और ये बुनियाद बहुत जरूरी है एक निवेशक के लिए। उसके बाद आता है आपका सेकंड सवाल, रीबैलेंसिंग कब करना चाहिए। रीबैलेंसिंग आपको हर साल अपने पोर्टफोलियो की फुल फ्लेज रिव्यू करनी चाहिए। अगर आपका एसेट एलोकेशन गड़बड़ा गया है 5-10% से, उसको रीबैलेंस करके आपकी एसेट एलोकेशन पे लाना है। अगर आपने 50-50 सोचा है इक्विटी और डेट का, अगर वो 60-40 हो जाता है तो वापस उसको 50-50 पे लाने के फिनोमिना को रीबैलेंसिंग कहते हैं। और इसको आपको हर साल जरूर रीबैलेंस करके अपने निर्धारित स्ट्रेटेजिक एलोकेशन पे रीबैलेंस करना। ठीक है, तो आपको बताइए फिरोज जी ने काफ़ी सारी बातें जिनका आपको ख्याल रखना है,
और रीबैलेंसिंग के बारे में बताइए। अभी भी अगर आपको जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने सवाल आप भेज सकते हैं। पोर्टफोलियो क्रिएट करने के बाद कि क्या होना चाहिए, बाकी डेट एसेट क्लास में रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, ये तमाम बातें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन चलिए फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स पूछ लेते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, बिगनर्स के लिए, और हो सकता है स्वप्निल को भी फंड्स जानने हो तो नोट कर लीजिए। स्वप्निल आप ये, फिरोज जी बताइए क्या चॉइसेस है आपकी? दीपाली जी, टॉप 4 फंड्स में आएगा एसबीआई कॉन्ट्रा, जो एक कॉन्ट्रेरियन स्कीम है। दिनेश फंड मैनेजर है उनके, और इसमें क्या है कि आज की जो करंट स्थिति है, जो मार्केट की वॉलेटिलिटी है, वो कॉन्ट्रेरियन है, भेड़ चाल नहीं खेलते, भेड़ चाल से परे है। दैट्स व्हाई एसबीआई कॉन्ट्रा। कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एक बड़ा मिड कैप स्कीम है, पंकज टिब्रीवाल इसके फंड मैनेजर हैं, और इन्होंने ये दर्शाया है कि छोटे बिजनेसेस को होल्ड कर पाते हैं और खरीद पाते हैं पहले, मार्केट को रियलाइज होने से पहले। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप और आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी, ये चारों स्कीम को साथ में खरीदें अगर आप नए निवेशक हैं। इसमें से एक स्कीम ना करें, पूरी चारों करने की कोशिश करें। ऑफ कोर्स आपके पैसे की सहूलियत पे निर्भर है, बट चारों की कोशिश जरूर करें। ओके तो एसबीआई कॉन्ट्रा, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड, इन फंड्स को कर लीजिए नोट। पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं, नए फंड्स ऐड कर रहे हैं तो इनके साथ कर सकते हैं। तो ये कुछ चॉइसेस फिरोज जी की ओर से जिनके साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट्स की शुरुआत कर सकते हैं। और अभी भी अगर कोई सवाल आपके पास बाकी हो, कुछ कंफ्यूजन हो, तो योर मनी आपकी मदद के लिए तैयार है। अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। शुक्रिया फिरोज जी आने के लिए शो में, और सभी सवालों को आंसर करने के लिए, साथ ही साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी बताने के लिए कि किन फंड्स के साथ हमारे व्यूअर्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।